हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज का ये लेक्चर नंबर 8 होगा प्रोटेनिक सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के लिए। सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। चैप्टर नंबर 6 कराएंगे रेफ्रिजरेशन उपकरण, जिसको बोल रहे हैं रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट। लेक्चर जो इससे पहले हो चुके हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर के आप सभी लेक्चर्स को सही तरीके से वॉच कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 8 रेफ्रिजरेशन उपकरण। सबसे पहले बात करते हैं संपीडक क्या होता है, कंप्रेसर क्या होता है। देखिए, इसे वाष्प संपीडक रेफ्रिजरेशन निकाय, जिसको बोल रहे हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसका हृदय यानी कि हार्ट कहा जाता है। जो वाष्प संपीडक रेफ्रिजरेशन निकाय यानी कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, उसका हार्ट क्या कहलाता है? संपीडक कहलाता है, कंप्रेसर कहलाता है। यह रेफ्रिजरेंट को पंप की सहायता से निकाय के विभिन्न अंगों में भेजता है। जैसे हृदय हमारे शरीर के नसों में ब्लड को भेजता है, ठीक है। जिस प्रकार से हृदय शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त को पंप करता है, उसी तरीके से यह भी जो संपीडक है वह पंप करता है सभी भाग में। किसे? रेफ्रिजरेंट को। इसका मुख्य कार्य निम्न तापमान तथा निम्न दाब वाष्प को शीतलक कुंडली या हम बोल सकते हैं कूलिंग कॉयल से बाहर निकालकर चूषण प्रक्रम, चूषण का मतलब होता है इंग्लिश में सक्शन प्रोसेस, उसके तापमान एवं दाब को बढ़ाकर उबालक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा देता है। उबालक बिंदु तक पहुंचने के लिए रेफ्रिजरेंट को विभिन्न उपकरणों द्वारा संपीड़ित किया जाता है, उसको कंप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है। विसर्जन रेखा द्वारा उसे उच्च तापमान एवं उच्च दाब वाष्प को संघनित्र में प्रवेश कराते हैं। संघनित्र का मतलब होता है जो कंडेंसर होता है, जिसमें उसे ठंडा किया जाता है, ठीक है। संपीडक का ब्लॉक डायग्राम निम्नलिखित है। देखिए, इसमें दिखाया गया है कि एक है प्राइम मूवर। प्राइम मूवर में क्या हो रहा है? सोर्स से हीट को दिया जा रहा है और यहाँ पर हीट रिजेक्ट हो रही है और हमको क्या मिल रहा है? वर्क मिल रहा है। किस पे? कंप्रेसर पे। जब कंप्रेसर पर वर्क मिलेगा तो लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट इसमें जाएगा और हीट रेडिएशन एंड कूलेंट ये बाहर निकलेगा और कंप्रेस्ड रेफ्रिजरेंट यहाँ से हमको मिलेगा। क्लियर? अब बात करते हैं विभिन्न पद जो संपीडक से जुड़े हैं, वे कौन कौन से हैं। पहला है चूषण दाब, सक्शन प्रेशर। वह निरपेक्ष दाब यानी कि एब्सोल्यूट प्रेशर जिस पर रेफ्रिजरेटर संपीडक में प्रवेश करता है और चूषण दाब यानी कि सक्शन प्रेशर कहलाता है, ठीक है। विसर्जन दाब क्या होता है? जिसको डिस्चार्ज प्रेशर कहते हैं। तो वह निरपेक्ष दाब एब्सोल्यूट प्रेशर जिस पर वायु संपीडक से बाहर निकलती है, विसर्जन दाब कहलाता है। संपीडक अनुपात या दाब अनुपात क्या कहलाता है? कंप्रेसर रेशो और प्रेशर रेशो। तो वह निरपेक्ष विसर्जन दाब P तथा निरपेक्ष चूषण दाब P, उन दोनों का जो अनुपात होता है, यह सिलेंडर के कुल तथा क्लियरेंस आयतन का अनुपात होता है। इसका मान सदैव 1 से अधिक होना चाहिए। चूषण आयतन सक्शन वॉल्यूम क्या होता है? तो संपीडक द्वारा अपने चूषण स्ट्रोक के दौरान चूषित रेफ्रिजरेंट के आयतन को चूषण आयतन कहते हैं, सक्शन वॉल्यूम कहते हैं। नेक्स्ट है स्वेप्ट आयतन या स्ट्रोक आयतन, या फिर इसी को बोलेंगे पिस्टन विस्थापन आयतन। इंग्लिश में हम बोलेंगे स्वेप्ट वॉल्यूम और स्ट्रोक वॉल्यूम और पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। तो पिस्टन के अपने टीडीसी से बीडीसी यानी कि टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के बीच के आयतन को स्वेप्ट आयतन या स्ट्रोक आयतन या पिस्टन विस्थापन आयतन कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है Vs = π/4 d²L। इसको याद रखिएगा, जहां पर d क्या है? सिलेंडर का व्यास है और L इसमें सिलेंडर की लंबाई होगी। नेक्स्ट है क्लियरेंस गुणांक। क्लियरेंस गुणांक क्या होता है? क्लियरेंस फैक्टर की बात करेंगे तो यह क्लियरेंस आयतन तथा स्वेप्ट आयतन का अनुपात होता है। तो इसको हम लिखते हैं C से, और C = हो जाएगा Vc/Vs। Vc है क्लियरेंस वॉल्यूम और Vs है स्वेप्ट वॉल्यूम। नेक्स्ट है आयतनिक दक्षता। आयतनिक दक्षता क्या होती है? तो देखिएगा, वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी की बात करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी
तो यह चूषण आयतन तथा स्वेप्ट आयतन का गुणांक होता है। यह चूषण आयतन तथा स्वेप्ट आयतन का अनुपात होता है, जिसको हम लिखते हैं ईटा VOL यानी कि वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक, और इक्वल टू इफिशिएंसी को हमेशा ईटा से लिखते हैं, तो ईटा वॉल्यूमेट्रिक इक्वल टू V सक्शन यानी कि सक्शन वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। एक अच्छे संपीडक को आयतनिक दक्षता 0.7 से 0.8 के बीच मानी जाती है, जो अच्छा संपीडक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है संपीडक दक्षता, कंप्रेसर कैपेसिटी, क्षमता। संपीडक की क्षमता क्या है, कंप्रेसर कैपेसिटी क्या होती है? तो एकांक समय में रेफ्रिजरेंट का वास्तविक आयतन जो संपीडक द्वारा प्रवाहित होता है, यह चूषण आयतन के बराबर होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, मीटर पर सेकंड में व्यक्त किया जाता है। इसको हमेशा मीटर पर सेकंड में लिखते हैं। संपीडक का वर्गीकरण कैसे करें, क्या क्या इसमें वर्गीकरण होंगे? तो संपीडक को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है संपीडक के संपीडन विधि के आधार पर, अकॉर्डिंग टू कंप्रेसर और कंप्रेशन मेथड। तो इसमें हो जाएंगे पश्चाग्र संपीडन, जिसको बोल रहे हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, घुमाऊ संपीडक रोटेटरी कंप्रेसर, अपकेंद्री संपीडक सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। नेक्स्ट है संपीडक के कार्यकारी स्ट्रोक की संख्या के आधार पर इसको हम वर्गीकृत करें, यानी कि अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एक्टिंग स्ट्रोक कंप्रेसर। इसमें हो जाएगा फर्स्ट है एकल क्रिया संपीडक, सिंगल एक्टिंग और सिलेंडर कंप्रेसर। दूसरा हो जाएगा द्विक्रिया संपीडक यानी कि डबल एक्टिंग और सिलेंडर कंप्रेसर। क्लियर। नेक्स्ट है संपीडक चरणों की संख्या के आधार पर भी हम इसको वर्गीकृत करते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टेज ऑफ कंप्रेशन। तो इसमें पहला हो जाएगा एकल चरण संपीडक, जिसको बोल रहे हैं सिंगल स्टेज कंप्रेसर। दूसरा हो जाएगा बहुचरण संपीडक, जिसको बोलते हैं मल्टी स्टेज कंप्रेसर। नेक्स्ट है चालन प्रणाली के आधार पर, अकॉर्डिंग टू ड्राइव। तो अकॉर्डिंग टू ड्राइव चालन प्रणाली के आधार पर दो तरीके से इसको वर्गीकृत किया जाता है। पहला है प्रत्यक्ष चालन प्रणाली संपीडक, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट ड्राइव कंप्रेसर। दूसरा है बेल्ट चालन संपीडक, जिसको बोलते हैं बेल्ट ड्राइव कंप्रेसर। नेक्स्ट वर्गीकरण हो जाएगा इसका प्राथमिक चालन के लोकेशन के आधार पर, अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ प्राइम मूवर। तो इसमें भी दो हैं, अर्धवायु रोधी संपीडक सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर, वायुरोधी संपीडक हर्मेटिक कंप्रेसर। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएंगे। इस तरीके से आप इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे संपीडक के प्रकार, टाइप ऑफ कंप्रेसर। देखिए यहां पर 4 टाइप दिखाए गए हैं, 4 प्रकार दिखाए गए हैं। पहला है पश्चाग्र संपीडक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। दूसरा है अपकेंद्रीय संपीडक सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। तीसरा है घुमाऊ संपीडक रोटेटरी कंप्रेसर, और चौथा आपके सामने है स्क्रू संपीडक स्क्रू कंप्रेसर। इनकी हम बात करेंगे आगे। तो चलिए पहला ले लेते हैं, पश्चाग्र संपीडक क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्या होता है। तो देखिए इस प्रकार के संपीडक में कम स्वेप्ट आयतन तथा उच्च संघनित्र दाब की आवश्यकता होती है, और यह मुख्यतः निम्न रेफ्रिजरेंट के लिए उपयुक्त है, जैसे R12, R22, R502, R717, और यह हाफ किलोवाट से 150 किलोवाट तक के रेफ्रिजरेंट के लिए उपयुक्त होता है। क्लियर। चलिए विभिन्न प्रकार के पश्चाग्र संपीडक निम्नलिखित हैं। देखिए अब ये संपीडक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला है एकल क्रिया ऊर्ध्वाधर संपीडक, सिंगल एक्टिंग वर्टिकल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। दूसरा है द्विक्रिया क्षैतिज संपीडक, डबल एक्टिंग हॉरिजॉन्टल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो पहले बात करेंगे फर्स्ट की, एकल क्रिया ऊर्ध्वाधर संपीडक की। तो एकल क्रिया ऊर्ध्वाधर संपीडक यानी कि सिंगल एक्टिंग वर्टिकल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए इस प्रकार के संपीडक में वायु का प्रारंभिक दाब से
अंतिम दाब तक संपीड़क एक ही सिलेंडर में होता है। और व्यवस्थित आरेख जो है इसका हम निम्नलिखित देखते हैं, ये रहा, देखिएगा। सबसे इसमें जो है हमें दिखाया गया है कि यहाँ पर क्या होता है, दाब गेज होता है और ये डिस्चार्ज वाल्व है, एक वाल्व लगा हुआ होगा जो डिस्चार्ज वाल्व होता है, ठीक है। ये एक मोटर है और मोटर से ये क्या है, ये वायु संपीड़क है जिससे कि ये एक पहिया घूमता है इस पे, ठीक है। और ये है एक फिल्टर और यहाँ से वायु प्रवेश करती है इसके अंदर, और ये है स्थानांतरण वाल्व। ये सिलेंडर पिस्टन व्यवस्था है इसमें। तो इस फिगर के माध्यम से आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इस प्रकार का जो संपीड़क है वह पश्चाग्र इंजन को सिलेंडर पिस्टन पर आधारित होता है और उसके समतुल्य होता है। संपीड़क को प्राथमिक चालक की सहायता से प्रारंभ किया जाता है। रेफ्रिजरेंट सर्वप्रथम प्रवेश वाल्व की सहायता से सिलेंडर में प्रवेश करता है और जिसे चूषण स्ट्रोक यानी कि सक्शन स्ट्रोक कहा जाता है। पिस्टन के परिचालक से रेफ्रिजरेंट का संपीड़न होता है तथा यह संपीड़ित रेफ्रिजरेंट अंतरण वाल्व यानी कि ट्रांसफर वाल्व के रास्ते ग्रहण पात्र रिसीवर में पहुंचता है। इसके लिए पीवी आरेख जो है वह ये इस प्रकार बनेगा। आप देख सकते हैं, इस पीवी आरेख को सही तरीके से आप बनाइएगा, कॉपी पर बनाइएगा, तब आपको यह समझ में आएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक। चलिए अब बात करते हैं क्रियाविधि। देखिए, माना पिस्टन अपनी सबसे ऊपरी स्थिति में है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यह पिस्टन की ऊपरी निष्क्रिय केंद्र टॉप डेड सेंटर है, टीडीसी है। देखिएगा, माना यहाँ पर पिस्टन है सबसे ऊपर, ठीक है। वह यहाँ पर आएगा तो देखिए प्रेशर जो है कम होगा, प्रेशर कम होगा लेकिन जो वॉल्यूम है वो इसका बढ़ेगा, क्लियर। और यहाँ से ये जब ए से बी तक जाएगा तो वॉल्यूम को बढ़ाएगा लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहता है। फिर ये बी से सी जाएगा तो वॉल्यूम तो घटेगा लेकिन प्रेशर को बढ़ाएगा। अब कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम जब घटेगा तो ये सी से डी पर आएगा और उसके बाद डी से ए जब आएगा तो प्रेशर को घटाते हुए वॉल्यूम को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो सिलेंडर जो है सक्शन सिलेंडर हेड के नीचे तथा पिस्टन के टीडीसी के ऊपर क्लियरेंस आयतन में दाब भरा होता है। सिलेंडर हेड दाब के कारण डिस्चार्ज वाल्व भी बंद रहता है। अब चूषण स्ट्रोक के दौरान जब पिस्टन नीचे से ऊपर बढ़ता है तब क्लियरेंस अनुपात में भरा रेफ्रिजरेंट प्रसारित होने लगता है जिसे सिलेंडर के अंदर का आयतन बढ़ने लगता है। तो आयतन बढ़ेगा तो इसका मतलब यह है कि वह ए से बी जाएगा, जिससे सिलेंडर के अंदर का आयतन बढ़ने लगता है तथा दाब घटने लगता है। देखिए यहाँ पर देखिए, ये ए से बी नहीं, ये जाएगा हमारे पास डी से ए। देखिए जब दाब घटेगा और आयतन बढ़ेगा तो हमारे पास ये वाला प्रोसेस होगा डी से ए, ठीक है, याद रखिएगा। तो जब दाब चूषण दाब या वातावरणीय दाब से कम होने लगता है तब चूषण वाल्व खुल जाता है और वाष्प रेफ्रिजरेंट सिलेंडर में पहुंच जाता है। यह प्रवाह पिस्टन में बीडीसी पर पहुंचने तक होता है। बीडीसी पर पहुंचने पर स्प्रिंग क्रिया के कारण चूषण वाल्व बंद हो जाता है। संपीड़क के स्ट्रोक के दौरान जब पिस्टन ऊपर की ओर गति करता है तब सिलेंडर के अंदर रेफ्रिजरेंट में आयतन में कमी होती है तथा दाब में बढ़ोतरी होती है, जो हमारे पास ये दिखाया गया है बी से सी, क्लियर है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं जब दाब में बढ़ोतरी होती है और वॉल्यूम जो है कम होता है, तो जब दाब डिस्चार्ज दाब से ऊपर होने लगता है तब डिस्चार्ज वाल्व खुल जाता है और रेफ्रिजरेंट संघनित्र में प्रवाहित होने लगता है। यह चक्र पुनः प्रारंभ हो जाता है जब दोबारा से यह साइकिल चलती है। अब हम बात करते हैं एकल क्रिया पश्चाग्र संपीड़क का कार्य हम कैसे निकालेंगे। तो चक्र के दौरान कुल कार्य बराबर होता है ए बी सी डी का क्षेत्रफल, जो हमारे यहाँ पर फिगर है ए बी सी डी। ये जो फिगर है इस तरीके से इसका जो क्षेत्रफल है वो जो होगा वह बराबर होगा चक्र के दौरान कुल कार्य के। तो एरिया ऑफ कवर्ड बाय ए बी डी सी, एरिया ऑफ डी सी एफ एच प्लस एरिया ऑफ सी बी ई एफ माइनस एरिया ऑफ एच जी ए डी और माइनस एरिया ऑफ जी ई बी ए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे W इक्वल टू P2 VC माइनस VD
प्लस V2PC माइनस P1VB अपॉन n-1 माइनस P2P4 माइनस P1VA अपॉन n-1 और माइनस के P1VB माइनस VA। इसी के दौरान जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n अपॉन n-1 कॉमन आ जाएगा, तो P2VC माइनस P1VB आ जाएगा और माइनस के P2VD माइनस P1VA इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब हम जानते हैं कि P2VC इक्वल टू MCRT2 हो जाएगा, तो MC माइनस MB संपीड़क के दौरान रेफ्रिजरेंट का द्रव्यमान ये कहलाएगा। तो P1VB इक्वल टू MBRT1 और P2VD इक्वल टू MDRT, ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हो जाएंगे। इनको याद रखिएगा, आगे काम आएंगी। कैसे? देखिए MAMD माइनस में हो जाएंगे MAMD, तो ये कहलाएंगे रेफ्रिजरेंट प्रदायगी के बाद क्लीयरेंस आयतन के रेफ्रिजरेंट का द्रव्यमान। तो हमारे पास हो जाएगा P1VA इक्वल टू MART1, इक्वेशन नंबर 5। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो 1 में रखने पर W इक्वल टू n अपॉन n-1 MCRT2 माइनस MBRT1 माइनस MDRT2 माइनस MART1। तो यहाँ से हम सॉल्व करते जाएंगे, तो n अपॉन n-1 r कॉमन आ जाएगा, तो MBT2 माइनस T1 माइनस MDT2 माइनस T1 हो जाएगा। तो T2 माइनस T1 भी कॉमन आ जाएगा, तो n अपॉन n-1 r MB माइनस MD और T2 माइनस T1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा n अपॉन n-1 r MB माइनस MD और ये जो T2 माइनस T1 है, इसमें से हमने क्या किया, T1 को कॉमन लिया, तो T2 अपॉन T1 माइनस 1 आ जाएगा। तो T2 अपॉन T1 को हम लिख सकते हैं P2 अपॉन P1 की पावर हो जाएगा n-1 अपॉन n, जहां पर Mg माइनस Ma चूषण के अंत में तथा प्रदायगी के अंत में बचे रेफ्रिजरेंट का अंतर कहलाएगा। और यह समीकरण जब क्लीयरेंस आयतन को नगण्य माना जाए तभी सही होगी, वरना गलत हो जाएगी। यानी कि हम क्या करेंगे, क्लीयरेंस आयतन को नगण्य मानेंगे तब यह इक्वेशन सही कहलाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है द्विक्रिया क्षैतिज संपीड़क, डबल एक्टिंग हॉरिजॉन्टल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। इनमें 2 सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। 2 सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है, जैसे ये 2 सिलेंडर दिए गए हैं, एक तो ये और एक ये, ठीक है। ये निम्न दाब सिलेंडर होगा और दूसरा होगा उच्च दाब सिलेंडर, ठीक। जब यह काम करेंगे यानी कि द्विक्रिया क्षैतिज संपीड़क, ठीक है। अब देखिए, यह वातावरणीय दाब, वातावरणीय वायु, ये P1 T1 यानी कि P1 दाब पर और टेम्परेचर T1 पर होगी, और ये संपीड़क वायु ग्राहक को P4 और T4 पर इसमें जाएगी, और यहाँ से P3 T3 पर ये जो है, देखिए इस तरीके से आप देखिएगा। सबसे पहले सिलेंडर में वातावरणीय वायु P1 T1 यानी कि प्रेशर टेम्परेचर पर गई, और उसके बाद यहाँ से जब निम्न दाब सिलेंडर से ये निकली तो P1 T1 से होते हुए ये शीतल जल इसमें प्रवेश कर रहा है और शीतल जल यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो ये जो है ये हुआ हमारे पास कंडेंसर में प्रवेश करेगी, तो P3 T3 से इनके ये प्रेशर टेम्परेचर को चेंज करके यहाँ पर ये सिलेंडर 2 में जाएगी। सिलेंडर 2 से हमें संपीड़क वायु ग्राहक को मिलेगी जो P4 T4 टेम्परेचर पर होगी उच्च दाब सिलेंडर के कारण। क्लियर? तो इस तरीके से आप इसको देखिएगा। नेक्स्ट है अपकेंद्री संपीड़क, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर क्या होता है। तो डॉक्टर विल्सन एच कैरियर द्वारा 1922 में रेफ्रिजरेशन निकाय के लिए अपकेंद्रीय संपीड़क का निर्माण किया गया था। इस संपीड़क में अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द्वारा निम्न दाब वाष्प को उच्च दाब वाष्प में परिवर्तित किया जाता है। ऐसे संपीड़क का इस्तेमाल अधिक विस्थापन तथा कम संघनित्र दाब के लिए किया जाता है। ऐसी संपीड़क रेफ्रिजरेंट कौन कौन सी होती है, R11, R113 एवं R12 के लिए किया जाता है। और व्यवस्थित आरेख हम देखें तो हमें इस तरीके से मिलता है। ये है हमारे पास निकास, यहाँ से ये निकलेगा, ठीक है। और जब हम इसको करेंगे तो देखिए ये इसकी आई कहलाती है, नेत्र कहलाती है। ये शंखावर्त आवरण है जो इसके ऊपर ये चढ़ा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। ये इसका कहलाता है, ये अंतर्नोद कहलाता है। ये जो पंखा है ये अंतर्नोद कहलाएगा। और प्रदाय पाइप यानी कि डिलीवरी पाइप, यहाँ से जो है इसको डिलीवर किया जाएगा तो ये कहलाता है डिलीवर पाइप। क्लियर? इस संपीड़क में रेफ्रिजरेंट घूमते इंपेलर इसकी आंखों में प्रवेश करता है तथा अपकेंद्री बल के कारण इंपेलर के चारों तरफ पेरिफेरी पर आ जाता है।
जिसके कारण इम्पेलर ब्लेड से उच्च गति पर रेफ्रिजरेंट घूमने लगता है तथा दाब भी बढ़ता है, और यह उच्च गति तथा उच्च दाब रेफ्रिजरेंट वॉल्यूट केसिंग के में प्रवेश करता है, जिस कारण से कुछ गतिज ऊर्जा दाब ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, और यह उच्च दाब वाष्प रेफ्रिजरेंट संघनित्र में प्रवेश करता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको ध्यान से देखिएगा। घुमाऊ संपीडक क्या होता है? रोटरेटरी कंप्रेसर। तो यह उच्च क्षमता के लिए प्रयोग किया जाता है और यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से प्रकार के होते हैं? एक होता है रूट ब्लोअर संपीडक। रूट ब्लोअर संपीडक क्या होते हैं इसको देखिएगा। रूट ब्लोअर कंप्रेसर, तो इस संपीडक में दो रोटर तथा दो लोब लगे होते हैं। रोटर एक दूसरे के समांतर अक्ष पर व्यवस्थित होते हैं, और व्यवस्थित आरेख जो है चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है, उसको देखिएगा इस तरीके से। ठीक है, ये है हमारे पास लोब और ये है रोटर। ठीक है, ये उच्च दाब और यहाँ पर होता है निम्न दाब। यहाँ पर जो है निकास दाब P2 होता है। ठीक है, तो दो लोब और दो रोटर लगे होते हैं। बस इनमें इतना ध्यान रखिएगा, फिगर को देखिएगा, आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। संपीडक में एक रोटर वाल्व स्रोत द्वारा संचालित होता है तथा दूसरा रोटर गियर के माध्यम से संचालित होता है। पहले रोटर द्वारा जुड़ा होता है, यानी कि एक जो इसमें एक रोटर होता है वो वाल्व स्रोत द्वारा संचालित किया जाता है, और दूसरा रोटर गियर के माध्यम से पहले रोटर द्वारा जुड़ा होता है। यह दोनों रोटर केसिंग में व्यवस्थित होते हैं, और जब रोटर घूमता है तब रेफ्रिजरेंट केसिंग में प्रवेश द्वारा जो प्रवेश द्वार है उससे अंदर जाता है, और रोटर के घूमने से जो लोब्स है वो भी घूमने लगते हैं तथा रेफ्रिजरेंट का संपीड़न होता है, यानी कि उसको कंप्रेस किया जाता है, और यह संपीड़ित रेफ्रिजरेंट जो है रिसीवर में प्रवेश करता है, और इसके पश्चात क्या होता है? केसिंग के बाहरी द्वार से संघनित्र में प्रवेश करता है, यानी कि कंडेंसर में प्रवेश करता है। वैन ब्लोवर संपीडक क्या होता है? वैन ब्लोवर संपीडक यह एक सिलेंडर की आकृति वाली केसिंग में प्रवेश होता है, जो ढलवा लोहे का बना होता है और जिसकी सतह पॉलिश की होती है। केसिंग में दो द्वार यानी कि प्रवेश और निकास लगे होते हैं, और केसिंग जो कि वायु बंद होती है जिसमें, तो उसमें एक घूमता डिस्क लगा होता है जिसे खांचे यानी कि स्लॉट्स बने होते हैं जिसमें, और इन स्लॉट्स में वेंस लगे होते हैं। यह 4 से 8 के बीच होते हैं तथा अधातुओं के बने होते हैं, यानी कि धातु के नहीं होते, ये अधातुओं के बने होते हैं, और जब रोटर घूमता है तब अपकेंद्रीय बल के कारण रेफ्रिजरेंट संपीडक में प्रवेश द्वार के अंदर चला जाता है। वेन की सहायता से रेफ्रिजरेंट संपीड़ित होता है, और संपीड़ित रेफ्रिजरेंट ग्रहण पात्र यानी कि रिसीवर में निकास द्वार के रास्ते संघनित्र में पहुंचता रहता है, और यह जल वाष्प रेफ्रिजरेशन निकाय में प्रयोग किया जाता है। इसको आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यह जल वाष्प रेफ्रिजरेंट निकाय में प्रवेश यानी कि प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए व्यवस्थित आरेख जो है वो निम्नलिखित है। कैसे? यहां पर देखिए, यह है इसका यहां पर प्रवेश दाब। ठीक है, P1 है। यहां पर यह वैन दिखाई गई है। यह है इसकी केसिंग जो इसके चारों तरफ है। ठीक है, ये खांचे हैं जो स्लॉट्स के नाम से हम देख रहे हैं। यहां से यह जो है ये मतलब यहां से इसको शक करेगा और यहां से ये इसको डिलीवर करेगा। ठीक है, ये निकाय दाब, इसका दाब होता है P2 मान लिया, और ये जो है मतलब कि रिसीवर है, रिसीवर में जाएगा, रिसीवर से ये है कंडेंसर में जाता है। स्क्रू संपीडक क्या होता है? स्क्रू संपीडक की बात करेंगे, स्क्रू कंप्रेसर की, तो यह धनात्मक विस्थापन यानी कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट संपीडक है। देखिए स्क्रू संपीडक क्या है? धनात्मक विस्थापन यानी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट संपीडक है, और इस संपीडक में संपीडन प्रक्रम कुंडलीदार रोटी यानी कि हेलिकल रोटर, कुंडलीदार रोटर जो है हेलिकल रोटर की सहायता से संपन्न होती है, और यह हेलिकल रोटर सिलेंडर में प्रवेश एवं निकाय द्वार के रूप में व्यवस्थित होता है। प्रवेश और निकाय द्वार। ठीक है, निम्न आरेख जो है इसका इस प्रकार है। डिस्चार्ज होगा और डिस्चार्ज ये जो है सक्शन होगा, यानी कि जब ये चलेगा, ये रोटर घूमेगा, तो ये यहाँ से ये सक्शन होगा और ये जो है इसमें डिस्चार्ज होगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको देखिएगा। नेक्स्ट है पश्चाग्र संपीडक के आयतनिक दक्षता। पश्चाग्र संपीडक की आयतनिक दक्षता यानी कि वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि उसमें सभी संपीडक आने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे साथ बने रहने के लिए
वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आरएससी का कंप्लीट कोर्स यहाँ पर दिया जाएगा और लास्ट में हम जो है इंपोर्टेंस न्यूमेरिकल भी आपको यहाँ पर कराएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।